नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करेंगे इलेक्शन में अब नए नए तड़के लग रहे हैं। हालांकि ये अप्रत्याशित नहीं है, पहले भी चुनाव में इमोशन के तड़के लगे हैं, करप्शन के तड़के लगे हैं और वोटिंग की भी बात हुई है, मतदान के भी तड़के लगे हैं। आज हम करेंगे कि मध्य प्रदेश की धरती पर या देश की सियासत में करप्शन का तो मुद्दा है ही है, लेकिन इमोशन का मुद्दा भी इसमें अब गहराई से आ गया। उसकी वजह एक यह है कि कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश की एक सभा में कहा कि उनके परिवार की विरासत शहादत से भरी हुई है। अब ये जो शहादत है, इसका उन्होंने उल्लेख किया है, वो बड़ा भावुकता भरा था। उन्होंने कहा कि मैंने अपने पिता के टुकड़े में लेकर आई, मैंने ये देश के लिए अपने पिता को सौंपा था, लेकिन जब मेरे पिता की मौत हुई और मैंने उनके शरीर के टुकड़े इकट्ठे किया, तब मुझे इस देश पर बहुत गुस्सा आ रही थी। लेकिन ये कहते कहते जो भावुकता आनी चाहिए थी वो चेहरे पर थोड़ी सी कम आई, क्योंकि राजनीति में आपकी भावना के साथ साथ एक तरह से चेहरे पर उस एक्टिंग शब्द हल्का है, क्योंकि अगर कोई अपने परिवार की शहादत की बात कर रहा है तो उसके भीतर जो आपका भाव आना चाहिए वो थोड़ा सा कमतर नज़र आया। और उसी के चलते कहते हैं कि भारतीय राजनीति में कई बार सियासत के नतीजे भावुकता पलट देती है। मामला चाहे पिछले चुनाव की बात करें तो पठानकोट का हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक का हो, या एक तरह से भारतीय सेना की बहादुरी का हो, उस मुद्दे को किस तरह से बीजेपी ने भुनाया था। कांग्रेस में थोड़ी सी कमी है। हम इस पर इसलिए थोड़ा सा छिद्रान्वेषण कर रहे हैं क्योंकि भावनात्मक बात कहते समय जितना भावुकता भरा भाव प्रियंका जी के चेहरे पर आना चाहिए था मतदाताओं के लिए, वो थोड़ा सा कम नज़र आया। एक पत्रकार के नज़रिए से जब मैंने देखा तो मुझे कम लगा, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। तो मामला ये है कि इसके बाद बात चलती है। बीजेपी ने कहा कि देश में कांग्रेस ने राज किया लंबे समय तक, लेकिन प्रगति के पथ पर तेजी से नहीं बढ़ पाए। मध्य प्रदेश के संदर्भ की बात करें तो उनका कहना था कि मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से ऊपर कांग्रेस नहीं निकाल पाई, लेकिन बीजेपी ने 20 साल में मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से बाहर किया और भ्रष्टाचार कम किया। तो करप्शन वर्सेस इमोशन की हम बात करेंगे। चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री सुरेश शर्मा जी, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी रघुवर दयाल गोहिया जी, और स्टूडियो में चर्चा के लिए मौजूद रहेंगे हमारे सामाजिक सरकार से जुड़े कमल राठी जी। चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले सुनते हैं प्रियंका गांधी ने क्या कहा और मोदी जी ने क्या कहा, देश के प्रधानमंत्री। पहले उनको सुने और फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। प्रदेश में चुनावी लड़ाई में रोज नए मोर्चे खुल रहे हैं। एक ऐसा ही मोर्चा करप्शन बनाम इमोशन का खुल गया है। ये मोर्चा पीएम मोदी के उस बयान के बाद खुला है जिसमें पिछले हफ्ते पीएम मोदी ने मुरैना में कहा था कि राजीव गांधी ने विरासत कानून को खत्म कर दिया ताकि उन्हें इंदिरा की संपत्ति मिल सके। जब देश की एक प्रधानमंत्री बहन इंदिरा जी नहीं रही तो उनकी जो मिल्कियत थी, उनकी जो प्रॉपर्टी थी, वो उनकी संतानों को मिलनी थी। लेकिन पहले ऐसा कानून था कि वो उनको मिलने से पहले एक हिस्सा सरकार ले लेती थी। कांग्रेस ने पहले ऐसा कानून बनाया था, तब चर्चा थी और व्यापक रूप से चर्चा थी कि जब इंदिरा जी नहीं रही और उनके बेटे राजीव गांधी जी को ये प्रॉपर्टी मिलने की थी, लिख करके गई थी, तो अब सरकार को पैसा चला न जाए, प्रॉपर्टी को बचाना था, तो इन्होंने क्या कर दिया, उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अपनी माता इंदिरा गांधी से मिले हुए पैसों को बचाने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए पहले जो इनहेरिटेंस कानून था उसको समाप्त किया और खुद के पैसे बचा लिए। 9 दिन बाद कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी मुरैना आई तो उन्होंने इमोशनल कार्ड खेलते हुए भावुक अंदाज में पलटवार किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि 19 साल की उम्र में मैं अपने शहीद पिता के टुकड़े घर लाई। उनके पिता को विरासत में धन दौलत नहीं, शहादत मिली थी, जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है। 19 साल की उम्र में जब मैं अपने शहीद पिताजी के टुकड़े घर लाई तो मैं नाराज थी इस देश से, मैं नाराज थी। मेरे दिल में यह भावना थी
मैंने अपने पिता को भेजा, तुम्हारा काम था सुरक्षित रखना। मैंने अपने पिता को हिफाजत से तुम्हारे पास भेजा और तुमने ये टुकड़े लौटा दिए मुझे। जब मोदी जी मंच पे खड़े होकर मेरे पिता को देशद्रोही बोलते हैं, जब मोदी जी कहते हैं कि मेरे पिताजी ने कोई कानून बदल दिया अपनी मां से विरासत लेने के लिए, तो मोदी जी इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि मेरे पिताजी को विरासत में धन दौलत नहीं मिली, मेरे पिताजी को विरासत में शहादत की भावना मिली। लोकसभा चुनाव के 2 चरण बाद अब पीएम मोदी और गांधी परिवार आमने सामने हैं। पीएम मोदी करप्शन को लेकर सीधे गांधी परिवार पर निशाना साध रहे हैं, तो इसके मुकाबले कांग्रेस ने इमोशनल कार्ड चल दिया है। देखना यह है कि इसका कितना असर चुनाव में पड़ता है। कई बार हम कहते हैं कि जो राजनेता है वो अभिनेताओं को मात करते हैं, और सियासत में जो जितनी अच्छी भावुकता के साथ अपनी बात को कहता है, कई बार बाजी वो पलट देता है। पुराने ज़माने के नेताओं की बात करें तो हम कहते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी जब बात करते हैं तो पूरा देश बहुत भावुकता के साथ उनको सुनता है। इंदिरा जी जब बोला करती थी तब भी ऐसे ही कुछ नज़ारा था। लेकिन आज की हम बात करें तो जिस भावुकता के अंदाज में बात कही जा रही है, चेहरे से उसका तालमेल थोड़ा सा कम बैठता है। लेकिन मामला तो ये ज़रूर है कि जब वो प्रियंका जी 19 साल की थी तब देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की शहादत हुई थी, और इसमें भी कोई शक नहीं कि उनकी शहादत की जहाँ तक बात है पूरा देश बड़ा एक तरह से स्तब्ध था। तो कुल मिलाकर मामला शहादत का और करप्शन का है, और इस पूरे मामले में जो इमोशनल तड़का लगा उसके लिए हमें लगता है कि ये बात आगे बढ़ेगी और प्रियंका जी अभी इस मुद्दे को और आगे ले जाएंगी। देखते हैं कि बीजेपी इसकी क्या कार्ड ढूंढती है। लेकिन अभी तो करप्शन के मामले में भाजपा ने पलटवार किया है। इसी पर विस्तार से बात की, करप्शन वर्सेस इमोशन में किसको कितना फ़ायदा होगा और किसको कितना नुकसान होगा, इस पर बातचीत चर्चा में जुड़ गए हमारे सारे मेहमान। स्काइप पर सुरेश शर्मा जी, टेलीफोन पर रघुवर दयाल गोहिया जी और स्टूडियो में कमल राठी जी। सुरेश शर्मा जी, दरअसल राजनीति में बहुत बड़ा काम होता है कि हम अपनी बात को किस ढंग से कह रहे हैं। लोग कई बार ऐसा भाषण देते हैं कि लोग जोश से भर जाते हैं और एक तरह से खुद की भी जान देने की बात करने लगते हैं। कई बार भावुकता भरा भाषण होता है और लोग नेता का भाषण सुनकर रोने लगते हैं। कई बार नेता के चुटकुले सुनकर लोग हंसते भी हैं, ठाके भी लगाते हैं। तो ये जो अभिव्यक्ति है और उसका जो अंदाज है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको क्या लगता है कि जिस ढंग से इमोशनल बात प्रियंका गांधी ने आज मध्य प्रदेश में कही है उसका कितना लाभ मिलेगा, और करप्शन के मुद्दे पर जिस ढंग से नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस को टारगेट किया है उसका कितना लाभ बीजेपी को मिलेगा, आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, शहादत के प्रति सभी का सम्मान है और इसमें भी कोई शक संदेह नहीं है कि शहादत जो है चाहे सैनिक की हो चाहे किसी और की हो, वो बहुत ही सम्माननीय है और प्रणम्य है। इसलिए ये तो एक अपनी जगह विषय है, इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं है। लेकिन विरासत में शहादत मिली और विरासत में सरकार नहीं मिली, ये दोनों बातें अलग अलग हैं। इंदिरा जी की शहादत हुई, राजीव जी को शहादत विरासत में मिली। इंदिरा जी की शहादत हुई तो प्रणब मुखर्जी साहब कह रहे थे कि प्रधानमंत्री बनने के लायक तो मैं ही हूँ, और वास्तविकता भी थी। भारत रत्न प्रणब मुखर्जी साहब को प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन घर से बाहर सोचने की किसी की इच्छा ही नहीं है। आज भी वही हाल हो रहा है कि चाहे बेटा सक्सेस हो या ना हो, लेकिन उससे बाहर सोचा ही नहीं जा रहा। चाहे बेटी सक्सेस हो या ना हो, उसके बाहर कोई सोचा ही नहीं जा रहा, चाहे वो कोई और पार्टी हो चाहे ये वाली पार्टी हो। तो इसलिए ये सब बातें इमोशनल्स हैं। जनता के बीच में दो चीजें एक साथ चलती हैं। आप इमोशंस खेलते हैं तो आप हैं कौन, आपने क्या इस देश के लिए किया है। निश्चित रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के लिए बहुत कुछ किया, निश्चित रूप से इंदिरा जी ने देश के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन इंदिरा जी के बाद जो मटिया मेट किया है उस मटिया मेट के बारे में भी तो देश सोच रहा है, देश ने अनुभव लिया है। आपने 5 सरकारें 4 सरकारें ऐसी हैं जो देश को काम नहीं करने दिया, अपने स्वार्थों के लिए सरकारें गिराई आपने। आप चंद्रशेखर जी की सरकार देख लीजिए, देवेगौड़ा साहब की सरकार देख लीजिए, इंद्र कुमार गुजराल साहब की सरकार देख लीजिए, चौधरी चरण सिंह की सरकार देख लीजिए। आपने अपने अलावा किसी और को सरकार चलाने ही नहीं दी। तो आपकी शहादत जो है वो सम्मान के योग्य है, लेकिन शहादत के आड़ में आप देश को क्या दे रहे थे, क्या छीन रहे थे,
ये सारी बातें तो सब समझते हैं। फिर अगली बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि आज की तारीख में चाहे मनमोहन सिंह की सरकार आपने रिमोट कंट्रोल से चलाई हो, तो आपने दिया क्या देश को? आपने नारा दे दिया कि साहब संपत्ति पर मुसलमानों का हक है, जो आज प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। आपने जो है अर्थव्यवस्था को सुधारने की कोशिश नहीं की और अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे बराक ओबामा साहब, वो हिंदुस्तान में आकर के कह के गए कि मनमोहन सिंह जी की नीतियां से हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी में सुधार करने में सुविधा होती थी हमको। नरेंद्र मोदी जी की जो अर्थव्यवस्था और काम करने का तरीका है, इससे जो है हमें जो है संकट होता है, हमें उतनी सुविधाएं प्राप्त नहीं होती। तो आप भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशों के हिसाब से खेलने दे रहे थे। आप जो है नरेंद्र मोदी के समय उसमें परिवर्तन आया है। आज देख लीजिए, कल तक जो रघुराम राजन और अन्य लोग जो अर्थव्यवस्था की आलोचना किया करते थे, आज सबके मुंह बंद है, क्योंकि सबको मालूम है। आज छोटे छोटे कामों की व्याख्या पे मैं नहीं जाना चाहता, मैं केवल इमोशनल। आप भ्रष्टाचार की बात देखिए, भ्रष्टाचार में कांग्रेस पार्टी 2014 की सरकार गई, भ्रष्टाचार के आरोपों में गई। आज 2024 का चुनाव हो रहा है, 10 साल बाद वो की वो पोजीशन है। एक दिन जो है केजरीवाल आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हुआ था, आज आप भ्रष्टाचार के मामले में केजरीवाल के साथ खड़े हुए हैं। तो आप में परिवर्तन क्या आया? इसलिए ये सबसे बड़ी चीजें हैं। और एक बात जो आपने कही है, मैं बहुत इत्तेफाक रखता हूं उससे, कि कोई भी नेता जनता के गले उतारने वाली बात करता है क्या? जो है प्रियंका जी ने कहा था एक जगह कि उनकी मां का मंगलसूत्र जो है न्योछावर कर दिया देश पर। कम से कम उस बात को बोलते समय ही आप मंगलसूत्र गले में डाल लेते, तो कम से कम लोगों को दिखता कि देखिए इसने भी मंगलसूत्र पहन रखा है और अपने माँ के मंगलसूत्र की भी बात कर रही है। तो कम से कम ये आप ड्रामा करें तो पूरा करें, विनय करें तो पूरा करें, सच बोले तो पूरा बोले। आधा सच, आधा ड्रामा, आधा अभिनय जो है वो काम नहीं आता। इसी प्रकार से आज जब आप शहादत की बात कर रहे हैं, मैं आपने जो कहा उसके बाद बड़ा बारीकी से देखा उसको, चेहरे पर मुस्कुराहट है। आप पिताजी के टुकड़े लाने की बात कर रही हैं, तो एक दो आंसू तो कम से कम गिर जाना चाहिए। इतने निष्ठुर होने की भी क्या हो सकता है कि पिताजी के टुकड़ों की बात करें आप, और आप जो है उसके अंदर आपके चेहरे पर भाव हंसी जैसा दिखाई दे। तो क्या इस देश की जनता, ये भारत है और राघवेंद्र जी बहुत इमोशनल भारत है। इमोशन के कारण भारत जो है सत्ता का न्योछावर कर सकता है, लेकिन आप इमोशंस को बताइए तो उसी रूप से जिस रूप में इमोशंस बताए जा रहे हैं, जिस तरह से इमोशंस आना चाहिए उभर करके। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूं कि भारत की जनता इस समय 2047 के भारत को देख रही है। उसे ये मालूम है, चाहे कांग्रेस सरकार बनाए चाहे भाजपा सरकार बनाए, लेकिन इस सरकार जो अगली 2024 की सरकार आने वाली है, उसमें 2047 के भारत का मानचित्र आज से ही सबके मस्तिष्क पर छाया हुआ है। कोई कितने भी ड्रामे कर ले, चाहे मोदी जी ड्रामे कर ले, चाहे प्रियंका राहुल गांधी ड्रामे कर ले, देश की जनता ने 2047 का भारत बनाने के बारे में अपना मंतव्य बना रखा है। वही स्पष्ट है, वही सबसे बड़ा ड्रामा है। बिल्कुल सुरेश जी, दरअसल इमोशंस के मामले में हम सब इस बात से एकमत है कि देश भावना पर बह जाता है कई बार। पिछली बार की बात करें तो अगर पुलवामा कांड हुआ था तो लोगों ने कहा कि पुलवामा कांड की वजह से देश में एक भावनात्मक उबाल आया और पूरे देश ने, उसके बाद जो मतदान हुआ उसमें बीजेपी को ज़बरदस्त बहुमत मिला। तो इंदिरा जी की हत्या हुई तब देश ने कांग्रेस को वोट दिया ज़बरदस्त, और राजीव गांधी को वो बहुमत मिला जो उनके नाना को भी मेरे ख्याल से नहीं मिल पाया था। अगर उस समय जवाहरलाल नेहरू होते तो नाना जी के बराबर, नेहरू जी के बराबर राजीव गांधी को देश ने पूरा भरकर बहुमत दिया। अब सवाल ये है कि इमोशंस के साथ साथ अगर आप उसको बिल्कुल व्यक्त करेंगे तो फिर जनता आपसे कनेक्ट हो जाएंगी। और जहाँ तक इमोशन की बात है, देश की कमजोरी है इमोशन, भावनाएं, लेकिन विकास की जहाँ बात हो रही है तो उस पर मैं आ रहा हूँ कि देश जो है 5वीं अर्थव्यवस्था हो गया दुनिया की, 3री का लक्ष्य रखा गया है। अब 3री अर्थव्यवस्था बनेंगे तो जाहिर है कि कोई कुछ भी कहे, भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया मान रही है कि ये आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है। तो इस पर हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन अभी तो मुद्दा यह है कि करप्शन वर्सेस इमोशन। मैं रघुवर जी से पूछूंगा कि रघुवर जी, देश में भावनात्मक उबाल जब आता है तो कई बार अच्छे भले लोग भी चुनाव हार जाते हैं। अगर कांग्रेस इसको आगे लाने में सफल हुई तो नतीजा कांग्रेस के लिए बहुत बेहतर भी हो सकता है, लेकिन सवाल है कि बात को कितनी भावुकता से, कितनी नाटकीयता से, कितने अभिनेता के अंदाज में आप कह रहे हैं,
ये महत्वपूर्ण है, इसका बहुत रोल है भारत की राजनीति में, आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, मैं आदरणीय शर्मा जी को बड़े ध्यान से सुन रहा था और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी बात की कि राजनीति में बहुत सारे नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री आए और सबका अपना अपना योगदान रहा, इसमें कोई दो राय नहीं। और रही बात इंदिरा गांधी जी की या राजीव गांधी जी की, तो उनकी शहादत को किसी भी स्तर पर कमतर नहीं देखा जाना चाहिए, ना देखा जा सकता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे या राजनीतिक रूप से निर्णय लेने के मामलों में अगर कहीं भी कुछ गलत हुआ है तो हमारे भारतीय सभ्य समाज में उस पर चर्चा करना, उसकी आलोचना करना, ये एक नितांत आवश्यक है। मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूँ कि भारतीय राजनीति में अब जो है शुचिता और जो शब्दों की गरिमा, ये सारी चीजें जो है बहुत पीछे होती जा रही हैं और बिलो द बेल्ट यानी कमर से नीचे जो अटैक होने चाहिए वो अटैक किए जा रहे हैं। अब जो मूल मुद्दे थे या जो मूल मुद्दे होने चाहिए, गरीबी, भ्रष्टाचार, करप्शन, ये सारी चीजें जो है इन पे चर्चा बहुत कम हो रही है, उनका प्रतिशत बहुत कम है और बात वही आ रही है कि मंगलसूत्र और फलाना ढिकाना। आप ये बताइए, देश की जनता को तो काम चाहिए, देश की जनता को स्वास्थ्य चाहिए, देश की जनता को रोजगार चाहिए। अब वो चीजें एक तरफ हो जाती हैं और मुद्दा वही आ जाता है, शहादत, कैसी शहादत, अभिनय, कैसा अभिनय। तो राजनीति में बहुत सारी चीजें हैं जो बदल रही हैं और उस बदलाव को आप हम सारे लोग देख भी रहे हैं, लेकिन प्रश्न यही आता है कि देश के लिए आखिर क्या हो रहा है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि भ्रष्टाचार पहले भी था और भ्रष्टाचार आज भी है। आप देखेंगे अभी एक ताजी जो जानकारी आई है 2-4 दिन पहले, कोविड-19 को लेकर जो वैक्सीनेशन हुआ है, उस वैक्सीनेशन के काम में, उस वैक्सीन को बनाने में और उसके होने वाले नफा नुकसान के बारे में कितनी चर्चा हुई। फिर इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पे आप आ जाइए, उस इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लेके जो SBI का था, उसको लेके कितने घोटालों की बात हो रही है, कितने दबाव की बात हो रही है। आप हमारे मध्य प्रदेश की बात देख लीजिए, व्यावसायिक परीक्षा मंडल का घोटाला, नर्मदा रेत के खनन को लेके, ये सब लोग भूले नहीं है। लेकिन एक नया ट्रेंड जरूर ये चला है, ये सही बात है कि राजनीति में अब जो जितना अभिनय करने वाला व्यक्ति है वो शायद उतना ज्यादा जनता में अपना प्रभाव बना रहा है और इस मामले में निसंदेह हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी का कोई मुकाबला एक्टिंग के मामले में नहीं कर सकता। उन्हें कब कहाँ कितना मुस्कुराना है, कहाँ उनको कितना भावुक होना है, कहाँ उन्हें कितने आंसू बहाना है, ये अगर कोई एक, मैं सोचता हूँ कि फिल्म अभिनेता भी चाहे तो उनसे सीख सकता है। तो बाकी के राजनेताओं को भी इस दिशा में मैं समझता हूँ ध्यान दिया जाना चाहिए। आपको पता ही होगा कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में सबसे ज्यादा पैसा बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को मिला है, फिर उसके बाद नंबर 2 पे TMC का था, फिर कांग्रेस है, फिर बाकी दूसरे। बिल्कुल रघुवर जी, दरअसल इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की और हम उसकी बात करेंगे तो चर्चा और दूसरी तरफ चली जाएगी, लेकिन मैं बहुत संक्षेप में 2-4 वाक्यों में कहूं तो हर पार्टी को चुनावी चंदा मिलता था इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के पहले भी, और इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में भी चंदा मिला, और एक जो पार्टी सत्ता में होती है उसको चंदा ज़्यादा मिलता है, चाहे वो राज्य में हो चाहे केंद्र में हो। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के नफ़े नुकसान जो भी हो वो सुप्रीम कोर्ट ने बता ही दिया, उसमें नया कानून लाने की बात हो रही है। लेकिन एक बात जरूर इससे साबित हुई है कि लोगों को ये पता चल गया इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की वजह से कि किसको कितना ज़्यादा चंदा मिला, कितना कम मिला। तो कम से कम एक चीज़ तो हुई कि लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। आज आप भी इस पर बात कर रहे हैं और हम उस पर चर्चा कर रहे हैं कि किसको कितना पैसा मिला। पहले जो व्यवस्था थी उसमें तो पता ही नहीं चलता था कि जो सत्ताधारी दल है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो जनता पार्टी हो या TMC हो या दूसरी, कितना पैसा मिलता है। तो उसकी एक सफलता जरूर ये कहेंगे कि लोगों को जानकारी में आ गया, इस पर लोग बहस कर रहे हैं। और जहाँ तक एक्टिंग की बात है तो अभिनेता तो मैंने कहा कि वो चाहे तो जनता को रुला दें, वो चाहे तो जनता को हंसा दें, और वो चाहे तो जनता को इतना वीर रस में भर दें कि वो जाके युद्ध के लिए तैयार हो जाए। तो ये लीडर के ऊपर है। और जब आप जो कुछ कह रहे हैं अगर उसका आपके संवाद का आपके चेहरे से तालमेल नहीं बैठता तो उसी को अनाड़ीपन कहते हैं। हमें लगता है कि राठी जी, कई बार फिल्मों में भी हम देखते हैं कि कोई एक्टर जब संवाद की अदायगी करता है और जब वो गुस्से में बोल रहा होता है और चेहरे पर गुस्से का भाव नहीं आता तो वो एक्टर फ्लॉप हो जाता है, और जब वो प्यार की बात कर रहा होता है और चेहरे पर रोमांस का भाव नहीं आता तो वो एक्टर फ्लॉप हो जाता है।
तो इसी तरह से ये राजनीति है। आप जो कह रहे हैं वैसे भाव चेहरे पर आना चाहिए। अगर वो नहीं आएंगे तो आप जनता से कनेक्ट नहीं होंगे और फ्लॉप होने की संभावनाएं बढ़ती है फिल्मी दुनिया में जैसा होता है। आपकी राय, ये इमोशंस वर्सेस करप्शन कितना दिख रहा है और कितना आपको लगता है कि असर करेगा? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं करप्शन पे बोलना चाहूँगा। तो करप्शन 2014 का सबसे बड़ा विषय था। उस करप्शन के विषय ने कांग्रेस को हटाया और भाजपा को लेके आई थी। लेकिन हम देख रहे हैं कि 14 से लेके आज 24 हो रहा है और कोई भी ऐसा घोटाला जो 14 में उजागर हुए थे, 2G के लिए और भी अन्य कई तरीके के घोटाले थे, उनमें किसी में भी किसी को सजा नहीं हुई, ना ही कोई गुनाह साबित हो पाया। अब वो भ्रष्टाचार था या ना था, वो तो मतलब न्यायालय तक से किसी में भी सजा प्राप्त नहीं हुई है। बल्कि उल्टा अभी तो मैं लेटेस्ट ये देख रहा हूँ कि जो कांग्रेस ने स्पेक्ट्रम बेचा था प्रथम भाव पे, भाजपा भी उसी तर्ज पे कोर्ट से अनुमति लेने गए कि हमें भी वैसी दे दो आप। तो कोर्ट ने मना किया कि नहीं साहब, ऐसा अनुमति नहीं दी जा सकती। तो भ्रष्टाचार तो देखिए, जो नेता एक बार बना, चाहे वो कितना ही ईमानदार हो, आम जनता के बीच उसकी ईमानदारी कभी भी दिखती नहीं। नेता शब्द ही भ्रष्टाचार से जुड़ा है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। रही बात आपने कही इमोशन की, देखिए, वो 19 साल की उम्र और आज 40-50 साल की उम्र, भावुकता साल 2 साल 3 साल, अब 50 साल की उम्र के बाद कोई जो अभी जो एक्टर है वो तो अपने चेहरे पे वो भाव लाके आपको प्रकट कर सकता है क्योंकि उसका बिजनेस है एक्टिंग। लेकिन ऐसा एक आम आदमी बड़ा कठिन है। आप अपने परिवार के बारे में भी सोचेंगे तो मुझे लगता है एकदम इतनी भावुकता एकदम से इतने हजारों की जनता के बीच लाना अभिनय के अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे तो नेचुरल लग रहा है। हो सकता है उनको अभिनय चूंकि नहीं आता हो तो नेचुरल तौर पे कर रहे हो। और रही बात चुनाव की, तो चुनाव इस बार का टोटल मुद्दा विहीन है। आम जनता में कोई करंट या कोई भी पार्टी की लहर, चाहे कांग्रेस की कहें, चाहे बीजेपी की कहें, चाहे अन्य दल, बिल्कुल किसी की भी लहर नहीं दिख रही है। लोग बिल्कुल घर बैठे हैं, आराम है। लोग मान के चल रहे हैं कि सरकार बन रही है, भाजपा की आई रही है। तो आप उसका रिजल्ट भी देख रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज भी कम हुआ। देखिए, एक तो ये होता है, हालांकि समय कम है, बहुत जल्दी से मैं बातचीत करूंगा। एक तो ये कि अगर वोटर कमिट कर लेता है तो फिर वो साइलेंट हो जाता है। अगर वोटर ने कमिट कर लिया कि उसे कांग्रेस को वोट करना है, बीजेपी को वोट करना है, तो फिर वो आपको लहर दिखेगी नहीं। उसे जिसे मीडिया की टर्म में हम कहें कि अंडर करंट होता है, और अंडर करंट जो महसूस करता है उसी को पता चलता है, क्योंकि करंट को पता करने के लिए आपको तार छूना पड़ेगा, तब आपको झटका लगेगा। तो ये जो लहर है वो हर किसी को दिखती है, और अंडर करंट वही लोग समझ पाते हैं जो जानते हैं कि बातचीत में क्या हो रहा है। लोगों को नब्ज टटोलने की बात है। और जहाँ तक एक्टिंग की बात है, एक पुत्र अगर अपने पिता की मौत के बारे में, माँ की मौत के बारे में जब बात करेगा, तो हमारे और आपकी आंख में भले आंसू ना आए, लेकिन एक पिता और पुत्र की आंख या पत्नी की आंख में जरूर आंसू आ जाएंगे, चाहे भले ही वो 50 साल बाद बात हो रही है, क्योंकि वो उनका खून का संबंध है, खून का रिश्ता है। अगर उसमें कमी आएगी तो ये भारत, चूंकि भावुकता भरा देश है, वो इसको नोटिस करता है कि आप कितना उस विषय से जुड़े हैं, कितना अटैच है, कितना दिल से जुड़े हैं। तो ये बात हुई। हम किसी की भावुकता को कम करके नहीं आकर हैं, लेकिन राजनीति में इसके नफ़ा नुकसान होता है, और नफ़ा लेने की बात जब आप करेंगे और उसमें एक्टिंग पूरी नहीं होगी तो फिर आपको उस एक्टिंग का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। ये कुल मिलाकर हमारी बातचीत का सार था। सुरेश जी, बहुत संक्षेप में आपकी बातचीत की, ये सारा मसला एक्टिंग का भी है और दिल का भी है, और जब दिल पर कोई चीज़, दिल दुखता है तो फिर आपकी आवाज़ में भी असर आता है, आपकी आंखें भी नम हो जाती है, और कई बार आप एक तरह से फपक कर रो भी पड़ते हैं। तो बहुत छोटी सी इसमें आपकी टिप्पणी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये आम चुनाव के अंदर दिया जाने वाला भाषण है, जिस भाषण का राजनीतिक तरीके से लाभ मिल जाए, वोट फेवर में आ जाए। ये कोई संवेदना प्रकट करने के लिए शोक सभा नहीं बुलाई गई थी। इसलिए इसके अंदर जो बोला जा रहा है उसका शुद्ध मकसद है कि हमें राजनीतिक लाभ मिले। अब मैं केवल प्रियंका जी के लिए ये बात नहीं कह रहा हूँ, बाकी लोगों के लिए भी ये बात कह रहा हूँ। इसलिए एक तो ये सबसे जरूरी है। दूसरी बात ये है कि हम पत्रकारिता में काम करने वाले लोगों को पूरी समीक्षा करने का अधिकार है, लेकिन इसका अभिप्राय ये कभी नहीं हो सकता कि हम किसी एक व्यक्ति के बारे में या 4 व्यक्तियों के बारे में समीक्षा करते समय उनके काम का मूल्यांकन करना छोड़ दें। आज मैंने जब भी अपनी बात कही है, उस बात में मैंने साफ शब्दों में ये कहा है कि कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने अमुक काम किए,
और जी। भाजपा वाले अटल जी और नरेंद्र मोदी साहब ने ये काम किए, इसलिए जो काम किए गए हैं उन कामों को कोई नहीं भूल सकता। आज भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के स्वरूप में आ रही है, ये सबको साफ दिखाई दे रहा है। जब कर्नाटक के चुनाव में मुस्लिम समुदाय ये कहता है कि हमने भाजपा को हरा दिया है, 5% जीडीएस का वोट जो है वो कांग्रेस में ट्रांसफर करके, तो नरेंद्र मोदी कहता है कि मैं जिंदा हूं तब तक मुस्लिम समुदाय को धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं लेने दूंगा। ये दोनों बराबर हैं, समान रूप से देखने वाले सवाल है ये। तो ये तो इनको समुदाय को राजनीतिक पार्टी के बीच की बात है कि आप बिल्कुल। समझौता करिए या सूरज जी, दुश्मनी समय साधिए, कम है, जल्दी से आपको खत्म जो करें। करना, आप वोट नहीं देंगे तो आप सपोर्ट क्यों मांगेंगे, जी। और जब आप सपोर्ट कर रहे हैं तो सपोर्ट मिलेगा। ठीक। ये तो बिल्कुल शुद्ध राजनीतिक बात है, इसमें बिल्कुल, तो मैं कोई मैं विषय ही आपकी नहीं बात है। को यहीं रोक रहा हूँ। इसलिए सुरेश ये जी, समय कम है, जल्दी से एक आध दो वाक्यों में पूरी कर रहे हैं बात। हो गई मेरी बात। जी। रघुवर जी, जैसे सुरेश जी ने कहा कि पत्रकारों को चीज़ों पर बोलने का एक तरह का अधिकार है, मेरा कहना है कि बॉडी लैंग्वेज को पत्रकार समझता है। अगर बॉडी लैंग्वेज आपकी जोश भरी है, दुख भरी है और हास परिहास वाली है, तो वो उसको भी पकड़ता है और जनता भी उसको पकड़ती है। आपकी राय, मोदी जी हो, प्रियंका जी हो, राहुल हो या कोई भी हो, बॉडी लैंग्वेज का बड़ा असर होता है और भावुकता का असर तो भारतीय समाज में है ही। आपकी छोटी सी टिप्पणी। देखिए, व्यक्तिगत तौर पे बॉडी लैंग्वेज और आपके चेहरे के हाव भाव, इनका असर हो सकता है, लेकिन जब राजनीतिक दलों की बात होती है और इस तरह की जो कैंपेनिंग की बात होती है, आम सभाओं की बात होती है, तो उसमें बॉडी लैंग्वेज का बहुत ज्यादा असर नहीं होता। असर होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए मैं आदरणीय शर्मा जी की इस बात से सहमत हूँ कि व्यक्ति की भावनाओं की भी बात होनी चाहिए और उसके साथ साथ उसके कामों की भी बात होनी चाहिए। इसलिए भ्रष्टाचार और इमोशन, ये दोनों अपने स्थान पर हैं। सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि हम जनता के लिए क्या कर रहे हैं, जनता के लिए हमें क्या करना चाहिए। बस इसी पर हम आगे बातचीत करेंगे, अभी समय कम है। मैं अंतिम टिप्पणी लूंगा। राठी जी, आपकी इस पर बात की, जो बात कही जा रही है उसका राजनीति में नफा नुकसान वोटों में तोला जाता है, आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल इसका नफा नुकसान वोटों में तुलता है, लेकिन मुझे लगता है मुद्दा विहीन चुनाव है और ये दोनों ही मुद्दे वोटों में तुलने लायक नहीं है। चलिए, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि करप्शन वर्सेस इमोशन का मामला भारतीय राजनीति में बड़ा महत्वपूर्ण होता है और कई बार ये एक तरह से हार को जीत और जीत को हार में बदल देता है। लेकिन सवाल है कि मुद्दा क्या है? मुद्दा ये कि अगर अंडर करंट है किसी भी पार्टी के पक्ष में तो वो नतीजे में नजर आएगा और लहर होती है वो हर किसी को दिख जाती है। जहां तक अंडर करंट की बात है, हम इस पर बार बार इसलिए इसका जिक्र कर रहे हैं क्योंकि अभी 6 महीने पहले मध्य प्रदेश में चुनाव हुए विधानसभा के, बीजेपी 163 सीट जीत कर आई। लोग कह रहे थे कि ये सरकार से बाहर हो जाएगी, लेकिन 163 सीट लाकर चौंका दिया। तो वो जो अंडर करंट किसी को नहीं दिख रहा था, कोई इसको ईवीएम की जादूगरी बता रहा है, कोई इसको लाडली बहनों की बात कर रहा है। अब इसके चुनाव की बात करें लोकसभा की, तो उसमें एक वाक्य में कहें तो धारा 370, राम मंदिर, 3 तलाक, ये मुद्दे एक तरह से अंडर करंट में है। अगर ये अंडर करंट है तो फिर नतीजे भाजपा के पक्ष में जाएंगे और ये अंडर करंट नहीं है तो बीजेपी को दिक्कतें आएंगी। बखबर माजिद इतना ही। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। राठी जी आपका साधुवाद, सुरेश जी आपका धन्यवाद और रघुवर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।